अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे और हम बात करने वाले हैं इंग्लिश एसे की मार्किंग स्कीम के बारे में कि जो इंग्लिश एसे की मार्किंग है वो किस तरीके से की जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाई स्टूडेंट फेल इन एसे पेपर, कि एसे पेपर के अंदर स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि मोस्टली जितने भी बच्चे फेल होते हैं उसमें ज़्यादातर फेल होने वाले स्टूडेंट्स जो है वो एसए में होते हैं। बिकॉज जितने भी अगर हम लास्ट ईयर के पासिंग परसेंटेज की बात कर लें तो 98% लोग फेल हुए हैं, सिर्फ 2% लोग पास हुए हैं। 2% से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें कि 2.03% जो है वो लोग बच्चे पास हुए हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर अटैम्प्ट किया उसमें 98% लोग फेल हुए हैं। तो 98% स्टूडेंट्स फेल होने में से ज़्यादातर एसए के पेपर में फेल होते हैं। और उसके बाद अगर पास्ट पेपर्स की भी बात करें तो 2019 में, 18 में, 16 में, 17 में ज़्यादातर बच्चे पेपर जो एसए का है उसी के अंदर फेल होते हैं। और जो बच्चे पास होते हैं उसमें जो पासिंग परसेंटेज होती है उनकी वो भी कम होती है, पासिंग मार्क्स भी कम होते हैं। अक्सर स्टूडेंट तो 40 मार्क्स होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके अंदर पासिंग मार्क्स 40 होते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट जस्ट 40 ही लेते हैं पासिंग मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाते। तो इसकी वजह क्या है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं और अगर आप उन गलतियों से बचना चाहते हैं तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था इंग्लिश एसे का लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश एसे के अंदर बच्चे फेल होते हैं वो क्यों होते हैं। इस वक्त हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश एसे पेपर, कि एसे पेपर के अंदर मार्किंग स्कीम क्या होती है, कि एग्ज़ामिनर जो है वो किन चीज़ों को मार्क करता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको इम्प्रेस करते हैं, कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो उसको इम्प्रेस करते हैं। तो हम 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द बात करेंगे कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करते हैं, और उन 5 पॉइंट पे अगर आप काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका एसे जो है, आपका जो एसे का पेपर है वो पास हो जाएगा। बशर्ते ये कि ये 5 पॉइंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। इन 5 पॉइंट पे आप ज़रूर वर्क करें। तो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें कि आपको ऐसे आता है या नहीं आता, वो एक अलग बात है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका आता है, आपका ऐसे प्रेजेंट कैसा होगा। तो पॉइंट नंबर 1 जो हम जिस पे जोर देना चाहेंगे, जिस पे हम ख़ास तौर पर बात करना चाहेंगे, वो है आपकी प्रेजेंटेशन, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है आपका। उसके बाद हैंड राइटिंग के बाद आपकी जो पैराग्राफिंग है वो कैसी है। क्या आप पैराग्राफ जो है वो एवरेज तरीके से बनाते हैं, क्या आपके हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल है, क्या आप कभी पैराग्राफ शॉर्ट बनाते हैं या कभी लॉन्ग बनाते हैं, और क्या आप एक पैराग्राफ के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर पाते हैं, या आपके पैराग्राफ में कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है ये रिलेट करती हैं प्रेजेंटेशन से, कि सबसे पहले आपने डेली प्रैक्टिस करके अपनी प्रेजेंटेशन करने का तरीका बेटर करना है। पहली बात कि अगर आपको राइटिंग आपकी अच्छी है या नहीं है, तो अगर तो आप सीएसएस करना चाहते हैं तो अपनी हैंड राइटिंग आप बहुत बेस्ट करेंगे। देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि समझ आ जाता है आपका लिखा हुआ, तो नो प्रॉब्लम। नो, वेरी बिग प्रॉब्लम कि अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, आपकी हैंड राइटिंग नहीं है। देखिए 20,000 से 24,000 लोग अगर कैंडिडेट होते हैं और उसमें से 15,000 लोग पेपर देते हैं, उन 15,000 में से यूँ समझ लें कम अज़ कम 10,000 या 5,000 तो ऐसे होंगे जो बहुत ही कम्पीट करने वाले होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें तैयारी करके आए होंगे। अगर वो तैयारी करके आए हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंजीनियर्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत मेहनती लोग हैं। तो उन मेहनती लोगों का आपने मुकाबला करना है और उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी और वो प्रेजेंट करने का तरीका जानते होंगे।
तो आप किस सोच में कह रहे हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अगर इतनी है कि समझ आ जाती है तो फिर ठीक है? नहीं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए कोई फैशन करने की, कोई डिज़ाइनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें अपने जो है वो डिज़ाइन बनाएं और डिज़ाइनिंग वाली आपकी जो है ना स्टाइलिश हैंड राइटिंग होनी चाहिए। नो, बिल्कुल नहीं। आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो, लेकिन वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंट करने का आपका पेपर अगर कोई देखे तो वो उस पेपर को देख के फौरन जो है वो उसको सिलेक्ट कर ले। ये भी तो हो सकता है कि आपके पेपर की राइटिंग ही देख के अगला बंदा चेक ही ना करे कि इसकी तो राइटिंग ऐसी है, इसको कौन चेक करे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन के लिए और आपकी पैराग्राफिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग की बात करें तो हैंड राइटिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें। और अगर हम पैराग्राफिंग की बात करें तो इफ़ेक्टिव पैराग्राफिंग में एक तो आपके हर पैराग्राफ में रेलिवेंसी होनी चाहिए। आपने एक यूँ समझ लें स्टोरी बयान करनी है। जो भी ऐसे जिस टॉपिक पे भी लिखना है उस पर आप एक स्टोरी बयान कर रहे हैं, और स्टोरी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। जैसे अक्सर आप एक ड्रामा देखते हैं और उस ड्रामे के अंदर एक ही स्टोरी होती है, लेकिन उसकी कोई 20-30 बाज़ औक़ात ड्रामों की तो बहुत सारी एपिसोड्स होती हैं, ठीक है। तो वो एक ड्रामा 20 एपिसोड में आपको दिखाया गया है, आपने 20 एपिसोड्स उसकी देखी हैं, लेकिन वो स्टोरी तो एक ही है ना। तो आपने ऐसे के अंदर भी एक ही स्टोरी लिखनी है, लेकिन उसके कुछ पहलू होंगे, कुछ एपिसोड्स होंगी। हर एपिसोड के अंदर जो है वो बात हो रही होगी, अलग हो रही होगी। जैसे बात ख़त्म होती है एपिसोड ख़त्म हो जाती है, लेकिन हर एपिसोड दूसरी एपिसोड से रेलेवेंसी रखती है। उनके अंदर एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है जो कि आपने जोड़ के रखना है हर पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से। तो आपके पैराग्राफ्स में रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, आपस में ताल्लुक भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पैराग्राफ की एवरेज लेंथ भी होनी चाहिए। एवरेज लेंथ के साथ साथ ये भी है कि लास्ट मैंने आपको जब हमने फर्स्ट लेक्चर एसे का पढ़ा था उसके मैंने अंदर आपको ये भी बताया था कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। उनमें से कुछ जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई है, आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। उसमें से एक मिस्टेक ये भी थी कि एक सेंटेंस का पैराग्राफ आप कभी भी नहीं लिख सकते। 1, 2, 3 सेंटेंस का पैराग्राफ आप कभी भी नहीं लिखेंगे। आपका पैराग्राफ 5 से 6 या यूँ समझ लें कम से कम 5 लाइनों पर तो मुश्तमिल हो। कभी भी आपने ऐसा पैराग्राफ नहीं लिखना जो कि 1, 2, 3 लाइनों पर मुश्तमिल हो। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में है लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है, तो पेपर हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो इंग्लिश के अंदर आपने इस इंग्लिश लैंग्वेज पर कैसे ग्रिप होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप होगी तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कुरेक्शन। कुरेक्शन कैसे कि आपके ग्रामर पर फुल ग्रिप होगी तो आपको रूल्स का पता होगा। आपकी वोकैबुलरी पर ग्रिप होगी तो आपको करेक्ट वर्ड इनपुट करने का पता होगा। आपको ग्रामर के रूल्स का पता होगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होगा। जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होगा तो फिर आप सही तरीके से उसको लिख पाएंगे। तो लैंग्वेज के लिए सबसे पहली चीज़ आपने करेक्शन पर जो है वो फोकस करना है। उसके लिए आप इंग्लिश ग्रामर अपनी बेटर करें। वोकैबुलरी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी सबसे पहले करेक्शन, उसके बाद वोकैबुलरी डेवलप करेंगे, उसके बाद पंक्चुएशन, उसके बाद कंसाइजनेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये 4 चीज़ें हैं लैंग्वेज के अंदर। इसके बारे में तफसील से डिस्कस कर लेते हैं कि करेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप अपने इंग्लिश ग्रामर बेटर करें। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर बेटर होगी तो आपको रूल्स का पता होगा। उसके बाद वोकैबुलरी। अब आप क्वेश्चन ये करते हैं कि वोकैबुलरी कैसे डेवलप होती है। क्या आपको डेली 10 वर्ड्स जो हैं वो रिवाइज़ करने चाहिए? क्या आप डेली 10 वर्ड्स रिवाइज़ करते जाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी? देखिए, यहाँ पे मेरा मशवरा ये है कि अगर आप वोकैबुलरी डेवलप करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की बुक्स को रीड करें। आपकी जो बुक्स हैं वो वैसे इंग्लिश में हैं जो आपने CSS की प्रिपरेशन करनी है, जिसके अंदर
आप करंट अफेयर की बुक, पाकिस्तान अफेयर की बुक, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक, इस्लामिक स्टडीज़ की बुक, और उसके बाद खुद इंग्लिश की बुक और इंग्लिश एसे की बुक, इन बुक्स के अंदर जो भी नॉलेज लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, उसे रीड करें और जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको अंडरलाइन करें और उनके मीनिंग्स जो है वो आप इसमें देखें, डिक्शनरी में देखें और फिर उनको यूज़ करने की कोशिश करें, उन मीनिंग्स को याद करें। यहाँ से आपको पता ये चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। जब आप डेली 10 वर्ड्स यूज़ रिवाइज करेंगे तो उन 10 वर्ड्स के जस्ट आपको मीनिंग पता होंगे, या आप सेंटेंस में यूज़ भी कर लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। जब आप रीड कर रहे होंगे तो रीड करते हुए आपको ये भी पता होगा कि ये वाला जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ होता है और ये वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। और रीड करने से थोड़ा सा स्टोरी आपको पता चल रही होती है, स्टोरी पता चलने से आपको थोड़ा सा उसको समझना होता है तो आपको वर्ड जल्दी याद हो जाते हैं। तो वोकैबुलरी डेवलप करनी है तो आप अपनी रीडिंग बेटर करें, रीडिंग के साथ साथ आप सबटाइटल के साथ इंग्लिश के जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखें, लेक्चर्स सुने। उसके बाद डेली 5 वर्ड्स भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद पंक्चुएशन की बात करें तो आप पंक्चुएशंस के सबसे पहले रूल्स सीखें। रूल्स सीखने के बाद जो है वो आप उसके बाद पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद अपनी मिस्टेक्स को एवेल्युएट करें। तो उसके बाद हमारे पास है कंसाइजनेस, कि आपके जो ऐसे है वो ना तो इतना कंप्रिहेंसिव होना चाहिए ना तो ज़्यादा कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, आपने उसे यूं समझ लें कि एवरेज में रखना है, कि आपका ऐसे इतना ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट इतना ना हो कि वो जो जितना 3,000 वर्ड्स में अगर वो ऐसे कह रहा है तो आपके 3,000 वर्ड्स तो कम से कम पूरे होने चाहिए। जितना एवरेज ऐसे के पेपर में लिखा जाता है उतना तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम कंप्रीहेंसिव की बात करें तो उसमें आपका ऐसे जो है वो उस लेंथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उसी लेंथ के अंदर आपने वो तमाम बातें लिखनी हैं जो कि आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बेटर होना चाहिए कि अगले को बात समझ भी आए। अब यहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स फिर सीखने पड़ेंगे। अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके अंदर ग्रामर के रूल्स को आप वायलेट कर रहे हैं तो फिर तो वो आपका ऐसे जो है वो क्रॉस हो सकता है या वहाँ पे आपकी मिस्टेक निकलती है। तो जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स निकलेंगी उतना ज़्यादा आपके ऐसे के जो मार्क्स हैं वो कम होते जाएंगे। सो इन मिस्टेक्स से बचने के लिए हमने जो है वो मिस्टेक से बचना है। तो 2 बातें मैंने आपको बता दी, 2 पॉइंट। सबसे पहले जो मार्किंग स्कीम है उसमें पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन चेक की जाती है, दूसरा आपकी लैंग्वेज चेक की जाती है, तीसरा जो आपकी चीज़ चेक की जाती है वो है नॉलेज। सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटेशन चेक की जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी लैंग्वेज चेक की जाती है। लैंग्वेज में कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं मैंने आपको बता दिया। तीसरा आपका नॉलेज चेक किया जाता है, क्या आपने फैक्ट्स और फिगर्स पे बात की है, क्या आप हकीकत पे जो बातें हैं वो बयान कर रहे हैं या अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ रहे हैं। देखिए बेशक यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस पर बात होती है। यहाँ पे ये होता है कि ऐसे के अंदर जो सीएसएस का पेपर है असल में इसमें ये होता है कि आप अपनी तरफ से जो कुछ लिखते हैं वो एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ पे क्रैमिंग नहीं होती। तो बेशक क्रैमिंग नहीं है, यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस है, लेकिन उसमें फैक्ट्स और फिगर्स भी होनी चाहिए, उसमें बात आपकी हकीकत भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले नॉलेज के अंदर आपके फैक्ट्स और फिगर्स को चेक किया जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स, आप फैक्ट्स और फिगर्स में अपना एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एग्जांपल भी दें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, आपके आइडिया के मुताबिक, आपके कंसेप्ट के मुताबिक कोई बात आपने लिखी है तो फिर उसके नीचे एग्जांपल भी दें कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सपोर्ट कोई एग्जांपल भी कर रही है या कोई एग्जांपल नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं। तो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ साथ आप एग्जांपल्स देंगे, एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस।
उसके बाद आर्गूमेंट्स देंगे, अपनी तरफ से बेशक आर्गूमेंट करें, इसके लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, किसी भी टॉपिक पे आर्गूमेंट किया करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी सीरीज़ चल रही है और आप हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, तो हर वीकेंड पे जो टेस्ट होता है आप उसमें एनालिसिस करें, मेरे साथ एनालिसिस करें, पूछें एक दूसरे से, उसमें एक दूसरे से बहस करें। जब तक बहस व मुबासा नहीं करेंगे आपके अंदर एनालिसिस करने की जो क्या कहते हैं सलाहियत है वो पैदा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे चेक की जाती है रेलिवेंसी। अब रेलिवेंसी को मैं दो तरीके से लेता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि वो कहता है कि राइट द टाइटल वर्ड्स इन द आउटलाइन। पहली चीज़ तो ये कि आपने जो ऐसे का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, उस ऐसे के क्वेश्चन में जिस टॉपिक के बारे में ऐसे है, उस टॉपिक का जो टाइटल वर्ड है उसको आप ऐसे के अंदर यूज़ करेंगे ताकि उसको पता चले कि ये किस चीज़ के बारे में ऐसे लिख रहा है। अब सेम टॉपिक्स पे दो ऐसे भी हो सकते हैं। तो रेलिवेंसी इस तरीके से होने चाहिए कि चेक करने वाले को, एग्जामिनर को ये पता चले कि ऐसे इसने कौन से टॉपिक पे लिखा है, किस बारे में लिखा है। दूसरा रेलिवेंसी ये है कि आपका ऐसे जो है वो आप टॉपिक पे तो लिख रहे हैं, क्या वही लिख रहे हैं जो उसने पूछा है या कुछ और लिख रहे हैं। अब एक ही टॉपिक पे तो पूरी बुक लिखी जा सकती है, एक ही टॉपिक पे डिफरेंट एस्पेक्ट से काफ़ी बुक्स भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन क्या जो उसने क्वेश्चन किया है आप ऐसे के पेपर के अंदर वही आंसर कर रहे हैं या आप कुछ और लिख रहे हैं। तो इसको हम रेलिवेंसी कहते हैं कि रेलिवेंसी जो है वो इस तरीके से आपकी होनी चाहिए कि आप उसको जस्ट उतना आंसर दें, अपना एनालिसिस, अपने आर्गूमेंट्स उसी बात पे दें जो उसने पूछी है, ना कि आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड करते रहें। अनवांटेड मटेरियल आपने उसके अंदर ऐड नहीं करना। अब 5वें नंबर पे जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है सीक्वेंस। एक तरतीब के साथ चलना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे का पेपर जो है वो अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले मिसाल के तौर पर आप आउटलाइन बनाते हैं, तो एक बार आप पॉइंट सोच लें। आउटलाइन आपने बना ली, तो आउटलाइन बना के उसको साइड पे आपने एक रफ फॉर्मूल पे लिख दिया। अब जो जो जहन में आपके पॉइंट्स आ रहे हैं आपने वो सारे लिख दिए। सारे आइडियाज़ लिखने के बाद अब आप उसे जो आपका नीट पेपर है उस पर पुट तब करेंगे जब आप उनको सीक्वेंस में लेके आएंगे। उनको सीक्वेंस में लेके आएँ, इसको तरतीब में लेके आएँ कि पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज़ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के डायरेक्टली इफ़ेक्ट्स नहीं लिख सकते, डायरेक्टली काजेज़ नहीं लिख सकते, पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन आता है तो इंट्रोडक्शन के बाद काजेज़ और काजेज़ के बाद इफ़ेक्ट्स आते हैं, कि इफ़ेक्ट्स के बाद सजेशंस आते हैं, इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। तो आप डायरेक्टली पहले सजेशंस नहीं दे सकते, पहले आपको काजेज़, इफ़ेक्ट्स और इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो एक आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए। उस तरतीब में सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद आप उसके सिनारियो को प्रेजेंट करते हैं, फिर काजेज़ लिखते हैं, फिर इफ़ेक्ट्स लिखते हैं, फिर सजेशंस देते हैं और फिर जाके आप कंक्लूजन लिखते हैं। तो तरतीब और सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है जो कि एग्जामिनर चेक करता है। तो मैं दोबारा बता दूं कि जो 5 पॉइंट्स एग्जामिनर चेक करता है, उन 5 पॉइंट में सबसे पहली चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन, सेकंड पे जो है वो आपकी लैंग्वेज की करेक्शन, थर्ड पे आपके नॉलेज, फोर्थ पे रेलेवेंसी, फिफ्थ पे आ जाता है सीक्वेंस। क्या आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है या नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा और आप इन 5 पॉइंट्स पे वर्क करेंगे। 5 पॉइंट्स पे वर्क कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन के लिए कोशिश करें, हैंड राइटिंग के लिए डेली प्रैक्टिस करें, लैंग्वेज के लिए कोशिश करें कि ग्रामर के रूल्स पर ग्रिप करें और अपने वोकैबुलरी बढ़ाएं, नॉलेज के लिए कोशिश करें कि रीडिंग करें और रीडिंग के साथ साथ लेक्चर्स सुनें। उसके बाद रेलिवेंसी के लिए कोशिश करें कि उसके लिए भी प्रैक्टिस ही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। पास्ट पेपर्स को उठाएं, उनकी प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। और सीक्वेंस के लिए भी प्रैक्टिस ही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उन एसेज को चेक करवाएं, एवेल्यूएट करें। तो 5 पॉइंट के लिए अगर हम एक ही काम करते हैं तो वो भी बहुत बेटर है। और वो काम पता है कौन सा है? वो काम ये है
कि आपने कोशिश ये करनी है कि पांचों पॉइंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमें मिस्टेक्स का पता चलता है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो आउटलाइन है ऐसे की वो हमने कैसे बनानी है, आउटलाइन कैसे बनानी चाहिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।